हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, बिजनेस स्टडीज की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस पूरे सिलेबस के अंदर 7 प्रोसेस कवर करते हैं। टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस हैं। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग के चैप्टर में एक और प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद डायरेक्टिंग में एज सच डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन एक आपका होता है मोटिवेशन प्रोसेस, एक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये दोनों छोटे छोटे प्रोसेस हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। मेरी सारी क्लासेस मैंने इसी तरीके से डिजाइन करी है कि आप कभी भी कोई सी भी क्लास देख लो, एक क्लास का दूसरी क्लास से कोई खास कनेक्शन नहीं है। आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करो और टॉपिक तैयार करते जाओ और बहुत अच्छे से। चैप्टर आपको पता ही होते हैं, ईयर के एंड तक आते आते आपको चैप्टर पता चली जाता है कि कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक है। आपको बस टॉपिक पढ़ते जाने हैं और अपने पास एक बुक रख लीजिए, उस बुक के इंडेक्स के अंदर टिक लगाते जाने हैं कि भाई ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके। ठीक है। तो टॉपिक वाइज पढ़िए, चैप्टर का कोई खास इंपॉर्टेंस बचता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्स टॉपिक वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि भाई हमने 2 टॉपिक एक साथ या 3 टॉपिक एक साथ मिक्स कर दिए अलग अलग चैप्टर्स के। ऐसे तो पूछ सकता है आपसे कि फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग पूछ ले और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पूछ ले, वो तो एक साथ आ सकता है, लेकिन 2 चैप्टर एक साथ मिलाकर मोस्टली नहीं आते, ना के बराबर आते। ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग, और सबसे लास्ट का फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। ठीक है। तो प्लानिंग में अगर आपने अभी तक प्लानिंग प्रोसेस नहीं पढ़ा है तो आप एक बार प्लानिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और फिर हम उन्हें अचीव करने के लिए अपने जो है कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि भाई हम उसे अचीव कैसे करें। अब कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, कंट्रोलिंग क्या है। भाई सपोज करिए आपकी क्लास में आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया और नेक्स्ट डे वो टीचर आपका होमवर्क चेक करते हैं, तो दैट इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। वो कंट्रोलिंग कर रहे हैं आपकी। क्लियर। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर कंट्रोलिंग होती है ना, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी ना किसी को आंसर देना पड़ेगा, हम किसी ना किसी के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपना काम ठीक से करते हैं। अब अगर कंट्रोलिंग ही ना हो, आपका टीचर आपसे कुछ पूछे ही ना, आपसे कुछ बात ही ना करें, आपका होमवर्क दोबारा से चेक ना करें, तो आप सोचेंगे यार छोड़ना, टीचर चेक तो करते नहीं तो हम करके करेंगे क्या, छोड़ो, नहीं करते। तो इसलिए हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव होने से रह जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट में कि जो भी हम प्लान करें, एक बार हम उसको चेक जरूर करें कि वो एज पर द प्लान काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं आप इन दोनों को। फिर आपके कैलकुलेट होकर आते हैं डेविजन्स, और जो डेविजन आ गए, जो डिफरेंस आ गए, आप उनको ठीक करते हैं। ये मैंने आपको भी एक समरी दी है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में, मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूं, और मैंने अपने सारे वर्कर्स को एक टारगेट दिया कि 1 डे, एक दिन में आप सब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। जो भी हमारे यहाँ गुड्स बनता है, आप उसकी 10 यूनिट बनाएंगे। तो ये मैंने उनके लिए डिसाइड कर दिया, सेट कर दिया उनकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड। और ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसाइड कर दें कि भाई तुम्हें जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स में 70% मार्क्स लाने हैं, तो ये एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जो हमें एक टारगेट दे दिया गया, जो हमें अचीव करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो देखिए क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना। आर द क्राइटेरिया, ये वो क्राइटेरिया है अगेंस्ट विच
एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मीजर्ड। भाई अगर मैं उनको ये टारगेट देता ही नहीं कि भाई आपको 1 डे में 10 यूनिट बनानी है, तो जब वो एक्चुअल में काम करके ले आएंगे तो मैं ये कैसे जज करूंगा कि उन्होंने अच्छा काम करा है या खराब काम करा है? तो पहले मुझे एक बेंचमार्क, एक टारगेट उनको देना पड़ेगा। दस स्टैंडर्ड सर्व एज अ बेंचमार्क। बेटे बेंचमार्क का मतलब होता है जो टारगेट हमें अचीव करना उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू वर्क। बेंचमार्क हमारा वो टारगेट है जिसे अचीव करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव, अब जैसे मैंने ये बोला ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है ये, एज वेल एज इन क्वालिटेटिव टर्म्स। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि भाई ये 10 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। आपके टीचर ने बोला कि कल आपको 5 न्यूमेरिकल्स करके लाने हैं अकाउंट्स के। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको बोला कि कल आपको 5 क्वेश्चन करके लाने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो भाई 5 भी करके लाने, और क्वांटिटी हो गई 5, और क्वालिटी ठीक तरीके से करके लाने, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया क्वालिटेटिव। तो समझ में आया कि पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड डिसाइड करना जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। समझने की बात तो समझ में आई गई आपको। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में ये हमारे क्रक्स वर्ड है, बेंचमार्क, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। तो ये किसकी बात कर रहा है? स्टैंडर्ड्स की। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करा कि एक पर्सन को 1 डे 10 यूनिट बनाएगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर। हमारा सेकंड स्टेप है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि भाई हमने असली में क्या बनाया। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 एम्प्लॉइज हैं, ए, बी, सी, डी और ई। मैंने कहा हाँ भाई बताओ तुमने कितने कितने यूनिट्स बनाई। तो ए कहता है भाई साहब मैंने तो 8 यूनिट बनाई है। बी कहता है मैंने 10 बनाई है। सी कहता है मैंने 2 बनाई है। डी कहता है मैंने 25 बनाई है। और ई कहता है मैंने 9 बनाई है। क्लियर? सब लोग मेरे पास अपनी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस लेकर आ गए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, जो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बना दिए, तो अगला स्टेप होता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, मतलब सही तरीके से उसको मेजर किया जाए, सही तरीके लगाए जाए। हो सकता है कि आप उनको फिजिकली वेरीफाई करें अगर चीजों को, जो पॉसिबल हो। अगला देखें, देयर आर सेवरल टेक्निक्स, कई तरीके हैं मेजरमेंट करने के। दीज इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, मैं जाऊंगा उनकी यूनिट चेक करूंगा, हाँ भाई ए दिखाओ तुमने कितनी यूनिट बनाई, 8 यूनिट बनाई, लाओ चेक करवाओ, हाँ ठीक है रख दी। तुमने कितनी बनाई? 10 बनाई। भाई तुमने बना तो 10 दी लेकिन ये 2 तो खराब है, ये नहीं मानी जाएंगी। करेक्ट? तो कई तरीके हो सकते हैं। सैंपल चेकिंग, अब मान लीजिए कहीं पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो आप एक एक यूनिट तो चेक नहीं कर सकते, तो आप जाकर उनमें से 2 4 5 रैंडमली चेक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सैंपल चेकिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो सकती है, आप कोई एक्सेल शीट वगैरह बना लें। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन सेम यूनिट। भाई मैंने उनको 10 यूनिट बनाने के लिए बोला था, तो यहाँ पर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उसी यूनिट में होनी चाहिए जिस यूनिट में मैंने स्टैंडर्ड बनाया था। क्लियर? हाँ यहां तक की बात क्लियर होगी। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेरी स्टैंडर्ड था 10 यूनिट, ये है मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? अब मैंने क्या करा? थर्ड, अब मैंने करा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब मैंने ए को मीजर करा, मैंने कहा भाई ए तुम्हें बनानी थी 10 लेकिन तुमने बनाई बस 8। तुम्हारा यहां पर डिवीजन आ गया -2, तुमने 2 यूनिट कम बनाई है। फिर ऐसे ही हम बी के पास आए कि बी भाई बनानी थी 10, तूने बनाई 10, गुड।
डिवीजन 0। हम सी के पास गए, हमने सी को बोला भाई कितनी यूनिट बनाई, तुम्हें 10 बनानी थी, सी ने बनाई 2, सी का डिवीजन आया -8। हम डी के पास गए, 10 बनानी थी, डी बड़ा खुश है, कह रहा मैंने 25 बना दी। अच्छा जी, तो इसने तो एक्स्ट्रा बना दी +15। ई बनानी थी 10, बनाई 9, डिवीजन -1। क्लियर? तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिए डिविजन्स, ये मैंने डिविजन्स निकाल लिए, -2, 0, -8, 15 एंड 1। डिवीजन मतलब डिफरेंसेस। तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एक्चुअल है हमारी और साथ में मैंने क्या लिख दी, स्टैंडर्ड। डेविएशन विल बी फाइंड आउट। ठीक, डेविएशन विल बी फाइंड आउट। तो हम क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, माइनस 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 +0। अब ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, रीजनेबल डिग्री ऑफ डेविएशन विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इनमें से कितना डेविएशन एक्सेप्टेबल है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप एक पेन बना रहे हैं तो आप 1 यूनिट 2 यूनिट का डेविएशन कह सकते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं कल बना देना। लेकिन भाई अगर किसी कंपनी में कार बन रही है और वो कहें कि भाई साहब इस महीने बस 2 कार कम बनी है, अरे भाई उनकी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंस को आप एक्सेप्ट करते हैं, कितने को एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं पर -2 भी कुछ नहीं है, -20 भी कुछ नहीं है, और कहीं पर -1 भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। करेक्ट? तो ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि डिफरेंस कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें मैं थोड़ा टाइम भी लूंगा आपको समझाने में। अब हमने डिफरेंस तो निकाल लिए, एनालाइजिंग डेविएशंस। अब हम उन डिफरेंसेस को एनालाइज कर रहे हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई ये जो डिफरेंस हैं इनको देखा जाए कि इनका रीजन क्या है, इनका कॉज क्या है, कुछ इन पर बात करेंगे। तो देखिए, सम डेविएशन इन दी परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड। कुछ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आएगा ही डिफरेंस इन ऑल एक्टिविटीज। इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल रेंज। तो ये भी यही कहता है कि भैया रेंज आप डिसाइड करो कि कितना डेविएशन आप बर्दाश्त कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अब हमारे सिलेबस में क्या है, यहां पर आता है टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन। अगर 10 बार बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो 10 में से 5 बार ये टेक्निक पूछी गई है, 50% बार आती हैं ये एग्जाम में। अब जरा देखिएगा, अब डेविएशन को एनालाइज करने की 2 टेक्निक है हमारे सामने। एक को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, शॉर्ट में कहते हैं CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारी बिजनेस स्टडीज कहती है कि भाई डेविएशन तो आ गए, अब हम करें क्या। देयर आर 2 टेक्निक्स, एक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये कहता है कि भाई साहब आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर चीज कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस के लिए एक की रिजल्ट एरिया डिसाइड करिए। पढ़िए, यहां एक वर्ड आ रहा है KRA, के रिजल्ट एरिया, की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। ध्यान से पढ़िएगा, अभी मैं आप ही लोगों के ऊपर एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। इट इज नीदर इकोनॉमिकल, ना तो ये कोई बहुत समझदारी की पैसों के टर्म में बात होगी, नॉर इजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। भाई हर बंदे की हर एक्टिविटी को चेक करते रहना, भाई ये करा वो करा, बड़ा मुश्किल है। और खर्चा भी बहुत होगा कि आप एक एक चीज में डेविएशन आ रहा है,
भाई तूने आज इतना काम क्यों करा, आज तो तुझे इतना करना था। हर एक स्टेप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आगे कहता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल शुड बी देयर फॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपको 100% समझ में आएगा कि की रिजल्ट एरिया क्या होता है। आपके स्कूल में सबसे पहले आपके हुए यूनिट टेस्ट, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपके उसमें नंबर कम आए, पापा को पता चला आपके नंबर कम आए। ये बात हो रही है मंथ ऑफ अप्रैल की। आपके नंबर कम आए, 20 में से 10 आए। पापा ने कहा कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा अभी, तो थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर आपके एक बार दोबारा यूनिट टेस्ट हुए, तब आपके 20 में से 10 या 12 मार्क्स आ गए। तब भी पापा ने थोड़ा बहुत कहा और कहा चल कोई बात नहीं बेटा, इंप्रूव हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। चलो जी अच्छी बात है। फिर आए हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके आए 35 मार्क्स आउट ऑफ 80। अब थोड़ा सा अलार्म बजने लगा है पापा के कानों में। पापा ने आपके पेज थोड़े से टाइट करने स्टार्ट कर दिए कि ये क्या करा भाई, 35 मार्क्स आए बस, ये कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 35 मार्क्स, वो कम नंबर लाना, वो की रिजल्ट एरिया है। वो आपकी डे बाय डे की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर सकते। हर छोटी छोटी बात, तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं मुझे तो रिजल्ट चाहिए। अब और आप थोड़ा आगे बढ़े, आप सोच कर देखिए अगर आपके प्री बोर्ड या मॉक बोर्ड में भी मार्क्स कम आ जाए और पेरेंट्स को पता होगी आपके मार्क्स कम आए हैं, करेक्ट, तो अब वो आपके पीछे पड़ चुके होंगे डंडा लेके कि पढ़ता नहीं है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, 10 बातें और। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके लिए तुम्हारी डेली प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम आज स्कूल गए नहीं गए कोई बात नहीं, तुम आज कोचिंग गए नहीं गए कोई बात नहीं, वो तुम्हारी डेली एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने कुछ स्टॉपेज बना रखे हैं, अपने कुछ की रिजल्ट एरियाज बना रखे हैं, भाई वहां सही आउटपुट दे दो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जो मर्जी करो। अगर वहां कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। करेक्ट? तो इसी इसी तरीके के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, की रिजल्ट एरिया। कि एम्प्लॉय डेली मस्ती कर रहा है, कर कोई बात नहीं, लेकिन भाई उस दिन तक ये प्रोडक्ट तैयार हो जाना चाहिए। अब तू रोज मजे ले रहा है, लेता रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, द की रिजल्ट एरिया आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप हर चीज को कंट्रोल मत करो, बस क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपनी निगाह रखो। क्रिटिकल पॉइंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उसे नाम दिया गया के आर ए। के आर ए मतलब की रिजल्ट एरिया। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और टेक्निक आती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एम बी ई। एम बी ई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हैं, एबनॉर्मल। अब ये क्या कहता है, कह रहा है कि आप, ये भी यही बात कहता है, पढ़िए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन is an important principle of management control based on the belief। इस बात पर बिलीव करता है, भरोसा करता है, दैट, ये लाइन आती है कभी कभी एग्जाम में, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम में, इसी को, यही लाइन लिख देते हैं, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये लाइन आती है भाई लिखी हुई, इसको मार्क कर लेना प्लीज अपने पास। ठीक है? और अगर आपको ये पढ़ना है ना, मेरे नोट से पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी साथ में रख लो, कोई रिफ्रेशर साथ में रख लो, उससे समझते रहो, आराम आराम से साथ साथ देखते रहो, मार्क करते रहो। कृपा करके ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं, देखो, हम में से जो भी पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, वी ऑल आर टीचर्स, वी आर नॉट मैजिशियंस। हम जादूगर थोड़ी हैं। भाई जादूगर कर सकता है ऐसा कि फटाफट से कुछ चीज कर दे, हम कैसे कर लेंगे भाई? हम तो टीचर्स, हम तो पढ़ा सकते हैं। अब एंड टाइम पे आप रिवीजन करना चाहते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक, हम आपके एफर्ट्स कम कर रहे हैं। भाई आप इसको खुद पढ़ते खुद समझते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा के आपके एफर्ट्स थोड़े कम कर रहे हैं। जो काम आप 1 आवर में करते हैं, हम आपको 20 मिनट में करा रहे हैं, बस ये वाली बात है। लेकिन पढ़ना तो आपको ही अल्टीमेटली, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो अब इसको, ये पॉइंट अपने पास लिख लो।
अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दस ओनली सिग्निफिकेंट डेविजन, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, सिग्निफिकेंट डेविजन। अब जरा ध्यान दो, हमने जो पीछे डिफरेंसेस निकाले थे, एक में डिफरेंस आया था -2, एक में आया था +2, एक में 0, एक में +15 और एक में -1। अब ध्यान से देखो, एक वर्ड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एबनॉर्मल। अब अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने ये कह रखा है कि भाई एक डिवीजन तक तो हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, दो कम कैसे बने, एक्सेप्शन है हमारे लिए। एक कम बनता हम कुछ नहीं कहते, दो कम बने। अब हमें एक एक्सेप्शन और दिखाई दे रहा है। बेटे एक्सेप्शन हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। इसे पकड़ लो। ये इंक्वायरी करो कि यार लोग तो 10-10 नहीं बना पा रहे और इसने डबल से भी ज्यादा बना दिए। ऐसा कैसे बना दिया भाई? यहाँ तो इसने कोई गड़बड़ करी है, या क्या पता इसके पास सच में कोई ऐसा तरीका है कि ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्यों ना इससे वो चीजें सीख के दूसरों को सिखाई जाए। तो हमेशा एक्सेप्शनल पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आज मैं करने के लिए अपनी क्लास में 5 केस स्टडीज दे दूं और कल वो बच्चा जो पूरे साल कभी नहीं पढ़ता, कभी कुछ नहीं होमवर्क करके लाता, वो आके कहे सर मैंने 20 केस स्टडी कर दी, तो बताओ एक्सेप्शन है या नहीं? मेरा एंटीना अलर्ट का सिग्नल देगा नहीं देगा कि भाई जो पूरे साल नहीं पढ़ता वो 5 भी नहीं करके ला सकता था और वो कह रहा कि मैंने 20 केस स्टडीज कर ली, तो भाई कैसे कर ली, जरा ला भाई दिखा दे कैसे कर ली। ठीक है, तो एक्सेप्शनल चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एबनॉर्मल चीजों पर, क्योंकि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। दस ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट, कोई जो आपकी लिमिट से बाहर जा रहे हैं, करेक्ट, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी छोटी मोटी चीजों में तो डिफरेंस आते ही रहेंगे। तो ये दोनों टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इसको बार बार एक दो बार इसको रिपीट करके देखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, पर कर लीजिएगा, आएगा जरूर पेपर में। नेक्स्ट आते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सही है भाई साहब, पता चल गया -2 -1। अब क्या बस आपका काम यही था, यही बताना कि भैया ये इसके कम बनाई है? अब भाई अगर कम बनाई है तो उसका प्लान ऑफ एक्शन भी तो बताओ कि अब उसको ठीक कैसे करा जाए। टीचर का काम क्या केवल ये होता है कि जी आपका बच्चा फेल है, आपके बच्चे के 10 नंबर आए हैं, ये आपका बच्चा फेल हो गया। भाई टीचर का काम ये भी तो होता है कि अगर वो फेल हो रहा है तो उसको पास करवाना, उसके पास कराने की स्ट्रेटजी बनाना, उसको बताना कि भाई ऐसे ऐसे करके पास होगा। सिंपल बात है। तो सिंपल बात यहाँ पर अब हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द फाइनल स्टेप in controlling process is taking the corrective action. No corrective action is required when the deviation is within the acceptable limit. एक डेविजन है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा एक्शन की जरूरत नहीं है, जिसने कम बनाया वो एक आध दिन में ज्यादा बना लेगा। However, when the deviation beyond the limit, acceptable range से ज्यादा का डेविजन आ रहा है, especially in the important areas, it demands immediate managerial attention so that deviation do not occur again and standards are accomplished. Clear? अब आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे के प्री बोर्ड्स में, मॉक बोर्ड्स में नंबर कम आ गए तो क्या है, वो एक अलार्मिंग सिग्नल है। अब उसके पेरेंट एकदम से जागेंगे और एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो उस पर हमें क्या लेना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। कुछ प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहिए कि भाई अब गड़बड़ तो हो गई, अब इस गड़बड़ को ठीक कैसे करा जाए। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमने कितने स्टेप पढ़े? इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में होते हैं हमारे 5 स्टेप्स। क्लियर है? तो इसके 5 स्टेप्स हैं। तो इन 5 स्टेप्स को एक बार आप देखिए। पहले हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया, फिर हमने मेजर करी इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर इन दोनों को कंपेयर करा स्टैंडर्ड को, तो हमने क्या निकाल लिया, डेविजन निकाल ली, फिर उन डेविजन को हमने एनालिसिस करा और उसके बाद हमने करेक्टिव एक्शन लिया। छोटा सा 5 स्टेप की प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है। और इसका 4th स्टेप एनालाइजिंग डेविजन, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेरी क्लासेस देखेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत इम्पैक्ट लगेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग में। और जो मैं क्रक्स वर्ड मार्क कर रहा हूँ, आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए, एनसीईआरटी में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें हैंड टू हैंड मार्क कर लीजिए।
तो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये केस स्टडी कुछ भी नहीं है, ऊपर कहानी नीचे कहानी, बीच में ये सारे के सारे कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप एक दो बार इनको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद समझ तो आपको आ गया, फिर आप इनके कीवर्ड्स याद रख लोगे तो बस आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और बेटे इनको लर्न ही करने की कोशिश करनी है आपको, इनको लर्न करिए। ये मत सोचिए कोई बेवकूफ़ अगर आपको ये कह दे कि केस स्टडी तो अपने आप सॉल्व करनी होती है, बिल्कुल नहीं है भाई ऐसा। केस स्टडी आप घर से पढ़कर जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है, वो भी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। बस मान लीजिए कंट्रोलिंग प्रोसेस की केस स्टडी आई, तो हो सकता है कि आपको स्टेप आइडेंटिफाई करना पड़े कि भाई कौन सा स्टेप लग रहा है, पूछी तो वही है कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा। क्लियर? तो बहुत आराम से पढ़िए। कहीं आपको कोई इश्यू आए, कुछ और आपका सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है? किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और कमेंट में अपनी ईमेल आईडी साथ में आप जो है मेंशन कर दीजिए। मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है? नोट्स भी ये भी भेज दूंगा, और केस स्टडीज आपको चाहिए हो विद सॉल्यूशन मैं आपको वो भी भेज दूंगा। ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी? तो आई होप अगर आप पढ़ें और जैसे भी आपको लग रही हो क्लासेस तो उसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फ्रूटफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई क्लास आए अभी के लिए और आगे सीयूटी वगैरह के लिए वो आप देखते रहें। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।